बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, कल रात एक बार फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सरहदों को ललकारा। स्पेन बोल्दर के मकाम पर होने वाला ये हमला पाक फौज ने बहादुरी से पसपा किया। 50 हमलावर इसमें मारे गए और नौशकी सेक्टर में पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन के ठिकाने तबाह किए। पाक फौज की जानिब से गजनानी पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहराना इस बात का ऐलान है कि किसी भी जारियत का जवाब फैसला कुन और सबक आमोज होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये हमले हो क्यों रहे हैं और अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत आखिर किसके इशारों पर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर तुली हुई है। पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी अखुवत की बुनियाद पर अफगानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात कायम रखने की कोशिशें की, लेकिन ये ताल्लुक बारहा एक तरफा साबित हो रहा है। आज भी वही अफगान तालिबान जो 40 साल तक पाकिस्तान की सरजमीन पर पनाह गजीन रहे, उसी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, तालिबान पर भरोसा करना अपने आप को फरेब देना है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती के तकाजों के मुताबिक सख्त फैसले करे और अफगानिस्तान की दोगली पॉलिसी और भारत से खुफिया मिली भगत का खात्मा यकीनी बनाए। बैरूनी खतरात के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मौशी महाज पर भी एक अहम पेशरफ्त सामने आई। सख्त मुज़ाकरात के बाद IMF के साथ $1.2 अरब के कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा चुका है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस में आया है और अफरात ज़र काबू में है और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तहम सवाल यह है कि क्या ये बेहतरी आम आदमी की जिंदगी में भी नजर आएगी या नहीं, और हुकूमत अपने इस्लाहाती एजेंडे को कितना देर पा बना सकेगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मंजरनामा भी नया रुख इख्तियार कर चुका है। सुहेल आफरीदी की बतौर नई वज़ीर आला तकर्री ने PTI हुकूमत के लिए एक नया इम्तिहान खड़ा कर दिया है। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज वफाक और सूबे के दरमियान फैली हुई बदएतमादी को खत्म करना और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात के मुकाबले में एक मौसर हिकमत अमली तश्कील देना है। मिडिल क्लास पस मंजर रखने वाले सियासतदान अक्सर इख्तदार के खेल में दबाए जाते। अब देखना यह है कि सुहेल आफरीदी इस दबाव में कितनी देर तक खड़े रहते हैं। आज के पब्लिक ओपिनियन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी रज़ाकार इसार राना साहब और रिजवान रज़ीज़ साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज सुबह गए होने वाली कार्रवाई जवाबी मैं कहूँगी, लेकिन उस हमले के हवाले से जो कि अफगानिस्तान की जानिब से किया गया। फिगर्स तो बड़े अच्छे सामने आए रज़ी साहब, जो हमारी पाक अफवाज ने कामयाबियों की सूरत में हासिल किए, लेकिन उनके उस कामयाबी के साथ साथ मैं इस तनाव के हवाले से भी आपसे आपका तबसरा लेना चाह रही हूँ कि अफगान तालिबान आखिर किसके इशारों पर नाच रहे हैं और कब तक नाचते रहेंगे। देखिए, एक तो चीज़ हमें ये समझना होगी, जब बच्चे पूछें या दोस्त पूछें कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि हम अफ़गानिस्तान को कहते थे कि आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करने वाले ग्रोह जो हैं वो छुपते हैं और आप उन्हें छुपाते हैं, और अफ़गानिस्तान के और उसके तर्जुमान ये कहते थे कि जनाब ये हमारे यहाँ वो नहीं है, वो आपका अंदरूनी मसला है। ये दोनों ममालिक की स्टेटेड पोजीशन थी। ये मामला क्यों शुरू होता है जब पाकिस्तान का तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली उसको ओन नहीं किया, तो एक गैर मतलब कि अनआइडेंटिफाइड जो ड्रोन है उसने काबुल के हार्ट के अंदर एक वैगन को हिट किया, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करने वाला गिरोह का जो गुरु था वो पाया जा रहा था, और वो काबुल के हार्ट के अंदर ड्रोन के जरिए उस हिट के बाद ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि ये पाकिस्तान जो ये कहता था कि हमारे दहशतगर्द आपके यहाँ VIP प्रोटोकॉल में घूमते हैं, तो अब या तो अफगानिस्तान कहे कि जनाब इस हमले के अंदर ये अफराद मारे गए हैं और ये हमला पाकिस्तान ने किया है, ये तो वो कहेगा तो ये इतराफ़ जुर्म होगा, और दुनिया भर के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा समेत लोग जो हैं वो अफगानिस्तान की मौजूदा जो रजीम है उसके गले पड़ जाएंगे। अब वो ये भी नहीं कह रहा, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे, और बदला लेने के लिए उन्होंने जो भी उनके पास थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या वेपनरी है, वो उन्होंने बॉर्डर पे मुंतकिल कर। ठीक, अब वो रहे हैं छापा मार फोर्स के तौर पे ना, जिसके हम कहें गुरेला फोर्स के तौर पे, और इधर है रेगुलर आर्मी, और रेगुलर आर्मी से जब गुरेला फोर्स की होती है तो गुरेला फोर्स के पास सबसे बड़ी जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि वो पहाड़ी में छुप के 2 गोलियां ठाठा करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं।
जहां पे उन्हें जम के एक वॉर हार्डन्ड रेगुलर आर्मी के साथ मुकाबला करना पड़े, हाँ। वो उड़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब दिल तो उनको बहुत कर रहा है, गुस्सा तो उनको बहुत है कि वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं और वो किसी तरीके से हमें इस बात की सजा दे ताकि हम आइंदा उनके यहाँ ड्रोन ना भेज सके, या अगर हमने भेजा है तो, क्योंकि हमने अभी तक ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया कि हम वो ड्रोन हमारा था, लेकिन वो कहें ना कि एक अनआइडेंटिफाइड ड्रोन से या पाकिस्तान के ड्रोन से किसी शाहपर ने, किसी बुराक ने आके हिट किया है और ये कर गया है। अब वो ये तो किसी को बता नहीं रहे, इवन अपने नए मित्र इंडिया को भी नहीं बता रहे, लेकिन धड़ाधड़ वो क्या कर रहे हैं, वो जो अमेरिका के छोड़े हुए हथियार हैं उसके अंदर तोपखाना भी है, टैंक्स भी हैं और जो इस तरह की चीजें हैं, अपना ट्रक माउंटेड गन्स भी हैं, वो ला के तो बॉर्डर के ऊपर हमला करते हैं। पहले दिन हमारे तकरीबन 27 के करीब जवान शहीद इसलिए हुए क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये आएंगे, 2-4 गोलियां चलाएंगे, चले जाएंगे। उन्होंने बड़ी फोर्स के साथ, फुल फोर्स के साथ हमला किया और जब ये हो गया तो फिर रियासत पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि इनको कम से कम इनका इतना तो रिप्लाई किया जाए ना जितना कि इन्होंने हमला किया। मतलब उन्होंने अगर एक थप्पड़ मारा तो हमें भी तो एक थप्पड़ मारना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह हमारी तरबियत ऐसी थी कि हमने एक की जगह 4 हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा ना, हमारी कैपेसिटी का, और भाई हम अपने से इसार राना, हम अपने से 8 गुना ताकत को अभी अभी फेंट लगा के बैठे हैं। ठीक है, ऐसी सूरत के अंदर ऐसा ग्रो जो है वो तो हलवा भी नहीं होगा ना। ठीक है, लेकिन रसी साहब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अपनी ताकत के बारे में अफगानियों को खुद भी मालूम है, बावजूद इसके अगर वो बाहर निकल रहे हैं और पाकिस्तान पर मतलब तवातुर के साथ हमला करें। देखें ना, एक स्ट्राइक हुई पिछले 2-3 दिन पहले, फिर आप भी का ये दोबारा से मतलब एक वीकेंड के दौरान हुई और एक अब दोबारा का किस्सा है 14-15 की दरमियानी शब का। इसका मतलब कहीं ना कहीं की बैकिंग है। मैं जवाब इसका राना साहब से ले लेती हूँ। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ना मुझे ऐड कर लेने दीजिएगा। बेसिकली ना अफगानों को या वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि उन्हें बिहेव कैसे करना है। उन्होंने उस दिन कोशिश की, सॉरी टाइम लूंगा, कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहिरीन के लिए अफगान निकले, काबुल के अंदर मुजाहरा नहीं करवा सके तालिबान। ये बात आप मेरी, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ, वसूख से कह रहा हूँ, मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर। कंधार में 100 बंदा वो सड़क पे खड़ा नहीं कर सके अपने हक में रैली निकालने के लिए। इसका मतलब है कि वैसे भी अफगानिस्तान में जो अमन का अरसा होता है वो 3-1 साल ही होता है और वो 3 साल गुजर चुके हैं। ठीक। अच्छा राना साहब, एक सवाल ले लीजिए मेरा साथी, मुझे ये बताइए कि जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई उसमें बताया भी गया कि अफगान तालिबान ने अपनी जानिब से पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट को तबाह कर दिया है। कोई मैसेज कन्वे किया गया है, किसी की एमा पर किया गया, या इसके पीछे आपको क्या मुहर्रिकात नजर आते हैं? अच्छा देखिए, ये जो अचानक अनवांटेड जंग शुरू हो गई है, एग्जैक्टली, इसके पीछे यकीनन किसी की ख्वाहिश है तो ये हुआ ना। और ये तो बहुत पहले से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं से मुआवजे जंग खोलेगा। इस बार उसने बराह रास्त नहीं खोली तो अफगानिस्तान की तरफ से खोल दी। अफगानिस्तान ने जो भी किया उसका हमने ना सिर्फ भरपूर जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमने उन्हें ये बताया कि हम अब एक डिफरेंट नेशन है और हम चीज़ों को डिफरेंटली देख सकते हैं। वो ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था, वो ड्रोन का अगर किसी को नहीं पता चल रहा कि वो किसने मारा, कहाँ से आया, तो ये बात लोगों को समझ जानी चाहिए। जिसे कांथले पूरा शेर सुनाए, पूरा शेर वो था कि न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था। नहीं, ये शेर इस तरह चले, अब ये हो जाएगा। मैं इसे न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। हाँ, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है ये कलाम किसका था। तो अच्छा। वो ड्रोन किसका था सबको पता है, ठीक है। जिन्होंने कांथले वजी है उन्होंने भी पता है कि किदा सी, ठीक है। और हम इससे भी ज्यादा करने की पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अपनी पाक फौज पे फख्र है।
लेकिन मैं राणा साहब, अगर हमारा ड्रोन दिल्ली के ऊपर जा सकता है तो काबुल तो नजदीक काबुल तो पड़ता है बहुत ना? नेड़े पड़ता है, कोई ऐसी शक नहीं। लेकिन मैं रजी साहब की एक बात से जरा सा थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि वो जो अफगानी हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी फौज का दुनिया भर में कोई जवाब नहीं, हमने साबित कर दिया। लेकिन रूस और अमेरिका भी यही समझते थे ना कि वो वहाँ जाके हम उनको ऐसे कर देंगे। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा साथ तदब्बुर का भी वो करना चाहिए। भारत अगर अफगानिस्तान को हमारे सामने खड़ा कर रहा है तो हमने तो भारत को भी बता दिया, अफगानिस्तान को भी बता दिया कि हमें डिफेंड भी करना आता है, जवाब देना भी आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ थी वो अफगानिस्तान थी और हमें उसे नहीं खोना चाहिए। अभी भी पंजाबी में कहते हैं डुले वेरा दा कुछ नहीं बिगड़िया, हमें देखना चाहिए। आज हमारा एक वफद जाना था अफगानिस्तान, वो हमने कैंसिल कर दिया है। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें अगर भारत अफगानिस्तान में इंगेज करना चाह रहा है तो हमें उसकी ख्वाहिश पे पूरा नहीं उतरना चाहिए। मैं इसमें ना एक बात जो है, आपने मेरी जिस बात से डिसएग्री किया है ना, मैं उसको से फर्दर डिसएग्री कर रहा हूँ। जवाब ले लीजिए। देखिए, अफगान अपनी शानदार तारीख का जब जिक्र करते हैं तो वो 3 जंगों का हवाला देते हैं। एक एंग्लो अफगान वॉर, जिसके अंदर ब्रिटिश गए, काबुल में जाके उन्होंने कब्जा किया, हुकूमत इस्टेब्लिश की, उनका झगड़ा हुआ तालिबान अफगानों के साथ, वो वहाँ से वापस आए और उनका पूरा जो काफिला था जो उसमें से कोई जिंदा वापस ना पहुँच सका पेशावर, पहली बात। बल्कि उस वक्त जलालाबाद था, आना था उसने। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी जंग का वो जिक्र करते हैं रूस जब आया अफगानिस्तान के अंदर कि जनाब हमने रूस को शिकस्त दी, ठीक है। और तीसरी जंग का जिक्र करते हैं कि जी अमेरिकन आए और हमने अमेरिकन को शिकस्त दी। इन तीनों के अंदर एक बात कॉमन, जो भी बाहर से आने वाली कुव्वतें थीं उन्होंने आके वहाँ पे रहने की कोशिश की। हमारा कोई इरादा नहीं है जाना अफगानिस्तान में और रहना। अफगानिस्तान की तारीख रही है अपने इर्द गिर्द के ममालिक पे हमला आवर होने की। वो जिन वॉर्स को अपना ट्रॉफी के तौर पे पेश करते हैं, वहां पे बाहर से कुव्वत जाके वहां पे हमारा कोई इरादा नहीं। ये कमेंट मुझे दे दीजिए राणा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले कि आपको लगता है कि अब तक की जो वो कहते हैं कि ब्रदरहुड सिचुएशन डेवलप करने की कोशिश की, आपको लगता है कि वन साइडेड रही सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि अफगानिस्तान किसी की प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ कर रहा है और वो भारत है पीछे खड़ा हुआ उसके, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। और हमने दोनों दफा करार भी और उससे पहले भी हमने ये बताया कि हमें अपना डिफेंस करना आता है और हम अगर हमें आप एक हद से ज्यादा करोगे तो हमें अंदर घुस के थप्पड़ मारने भी आते हैं, पेड़े मारने भी आती है। वही मैं कह रहा हूँ, वो आती है और हमने माजी में भी साबित किया। लेकिन वो जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो जो गजल मैंने अभी शुरू की थी, उसका एक शेर और आ गया था। वो कहता है कि न था दिल में, ना रहा दिल में वो दर्द, बेदर्द रहा, ठीक है ना। न था दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा। मुकीम कौन हुआ है, मुकाम किसका था, ठीक है ना। अब वहां पे मुकीम कोई और हो गया है, ये मुकाम हमारा था। उन्होंने हमारे लिए बाहें खोली थी, ठीक है ना। उन्होंने हमें चाय पिलाई थी और चाय महंगी पड़ गई थी। अब भी हमारे लिए मैं यही कह रहा हूँ कि हमें चाय महंगी पड़ जाती है, चाय की प्याली। राणा साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आज की दूसरी और बड़ी अहम डेवलपमेंट सियासी तौर पर कि सुहेल आफरीदी साहब के पीके के नए वज़ीर आला जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं और आईनी खूबसूरत बात जमहूरी अमल का तकाजा जो था कि गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी साहब उनके ओहदे का हलफ लें, उन्होंने हलफ लिया, जो कि एक अच्छी रवायत है जिसको बरकरार रखा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और गवर्नर साहब की तरफ से भी। वो अलग बात है JUI की तरफ से आज पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था लेकिन उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। बहरहाल ये मामला तो हो गया कि अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इस सूबे के CM बन चुके हैं। अब बहुत सारे सवालात हैं कि सूबा और वफाक इन दोनों के ताल्लुकात किस नहज पर आकर खड़े होंगे, मुखालिफत किस हद तक होगी एक दूसरे के फैसलों से, नई कैबिनेट कौन सी होगी और नई बनने वाली कैबिनेट में बैरिस्टर सैफ का क्या रोल होगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ उनकी भी खान साहब से मुलाकात हुई है। इसार राना साहब,
सबसे पहले तो मैं ये जो होने वाली आज की डेवलपमेंट है आईनी और जमहूरी, उसके ऊपर आपका एक मुख्तसर सा कमेंट लेना चाहूंगी। और दूसरा ये भी, अब आपको क्या लग रहा है सूबाई मामलात और वफाक के मामलात आपको किस हद तक जाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखें, नारेबाजी अपनी जगह पे, और जब कोई शख्स सीएम बनता है ना तो उसके ऊपर एक सूबे की जिम्मेदारी होती है, उसने सूबे को लेकर चलना होता है। तो ये ऐसा हो नहीं सकता। बैरिस्टर सैफ की आमद का मतलब ये है कि मतलब ताकते झांकते रहा कीजिए, खिड़कियां बेसबब नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना? ठीक। तो बैरिस्टर सैफ अगर है आ गए काबीना में, जो हम तक इतला है, तो फिर इसका मतलब ये है कि खिड़की तो खुली हुई है और ये खुली रहनी चाहिए। दूसरी चीज ये, रजी साहब जरा मेरे हल तवज्जो करो। मैं तो अड़ेल तवज्जो नहीं की तो थी। आप मोबाइल देख रहे होते हैं, पता नहीं कौन कौन से मैसेज पढ़ के फिर आप प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। यार हमारी तरफ तवज्जो दें, हम आपकी तरफ देख के बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनको मैसेज के ऊपर कुछ कहा जाता है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमेशा मैसेज पढ़ के कुछ Information लिखते पास की हैं, जाती है, ठीक है ना? इसलिए मुझे ये होता है कि ये कहीं ना कहीं से कोई बात जरूर होती है, अच्छा। कोई शौमद चक्कर होता है विच ना। बात ये कि मेरी देखो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ कोई लात नहीं मारनी, लिहाजा मैं कहना खुशी रजी साहब? चाहूँ, देखिए मैं मुझे याद नहीं रहा, मैंने तो मिठाई लेके आनी थी भाई, फिर कल आप लड्डू ला रहे चेहरे के ऊपर खिला हुआ मोहब्बत और रंग ही मेरा मतलब तरोताजगी। अच्छा नहीं, उसमें बलीने वाला रंग है, बिल्कुल चेहरे बलीने पे। का रंग है। देखें, मैं क्यों खुश हूँ, मेरी ये दिल से दुआ है कि पाकिस्तान में जमहूरी सेटअप आगे बढ़े। हाँ, जमहूरी रवैये भी आगे, ठीक है ना, जमहूरी रवैये आगे बढ़े, लोगों की बात सुनने का और बर्दाश्त करने का हौसला भी हौसला आगे होना बढ़े। चाहिए। कोई भी जाली आईडी से आके गालियां ना बके, नहीं कोई भी ना आपको बके ना मुझे बके, ना, और कोई भी जाली आईडी से गाली ना बके। और हम भी कोशिश करें कि हम ऐसी बात ना करें जिससे किसी का दिल ना दुखे, एहतियात करें इसमें दिल हम। दुखे तो ठीक है ना? उसके लिए इजहार का कोई और भी पैराया अपनाया जा सकता है। जाहिर है बॉक्सिंग के अंदर गाली ही जितनी नहीं जोर होती, से गिला गाली ही पड़ता नहीं है, होती, उतनी माँ जोर बहन से- की गाली ही नहीं वो होती। मैं नहीं उसके हक में, जी। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ आप उसके हक में नहीं है, नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं उनके बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन और जिन्हें चलिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, वो ऐसी बात नहीं, मेरा रिकॉर्ड नहीं ठीक तोड़ है ना? सकते वो ਤੁਸੀਂ। ठीक है, क्योंकि आपकी क्योंकि परफॉर्मेंस ਤੁਹਾਡੇ- बहुत ऊपर है, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ आपकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था, देखें ये कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी चाहती थी कि वहाँ पीटीआई की हुकूमत इसी तरह चले। बिलावल भुट्टो ने कल जो रिएक्ट किया गवर्नर को तो देख के, चाहता कौन ही था? मैं वो उधर मैं जा रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा। अगर आप में सुनने की हिम्मत हो तो जी, मैं बता भी प्लीज, दूंगा। असल चीज है कि कल बिलावल भुट्टो ने जिस तरह रिएक्ट किया गवर्नर को देख के, और उनकी एक किस्म की बेइज्जती की कि आप उठे यहाँ से और वो अपने वजीर आला को कोई तैयारा दें और वो जाए। मकसद क्या था कि जमहूरी अमल चलना चाहिए। नून लीग ने भी इस पे कोई लात टांग नहीं अड़ाई, कहीं कोई वो नहीं की तोड़ जोड़ ये वो नहीं किया। ये एक मैं समझता हूं कि इस गए गुजरे दौर में एक पॉजिटिव अलामत है दोनों की जानिब से। ये अलग बात है कि वो ये चाहते हैं कि केपीके में एक तगड़ी पीटीआई की हुकूमत रहे जो हर वक्त चैलेंज करती रहे, ताकि हम पे प्रेशर कम रहे और हमारी वैल्यू और हमारी जो कदर है वो कायम रहे। क्योंकि पीटीआई जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन होगी, एक मिनट जुमला सुन, पीटीआई की हुकूमत जो है वो चैलेंज ना करे, वो इनके ऊपर प्रेशर आने दे, वो भी पॉलिटिक्स खेले ना। वो बात यह कि पीटीआई की हुकूमत क्यों ना करे, उनकी तो रोजी रोटी इस पे है ना। वो अगर ये वो भी कंप्रोमाइज कर जाएंगे तो खत्म हो गए ना, उनका तो सारा नैरेटिव ही मुक गया। वर्किंग रिलेशन तो ठीक हो है ना, सकता है। वर्किंग रिलेशन है तो बैरिस्टर सैफ है ना कि कर दो अल्लाह वाले हो। बैरिस्टर सैफ का आपके कहने पे है कि मेरे कहने पे है? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ जो है वो किसी और के कहने पे पार्टी तो इसमें कबीना बैरिस्टर में। सैफ साहब को भी कोई इनकार नहीं होगा। अच्छा, ठीक है ना, बात यह है कि वो अगर वो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि सीएम बाहर बैठे रहे और वो जाके मिलने अडयाला में, तो यार आपको बात समझ आनी चाहिए। अच्छा? तो अच्छा ये क्या कब हुआ? देखा क्यों तुसी अच्छा। इटली गए हुए थे अब जिस दिन ये मुलाकात हुई थी कि वो बाहर बैठा रहा 2 घंटे और बैरिस्टर सैफ अंदर जाके मिल के आए। ये सेनेट की जो फहरिस्त थी ये कौन लेके आया था बाहर? हाँ, सैफ साहब लाए थे जी, बिल्कुल ठीक है ना? दुरुस्त फरमा नहीं रहे तो हैं। बोले नहीं आप, ये तो आप बनते लेकिन वजाहत हो जाए तो अच्छी बात। नहीं, लेकिन ये कल ही तय पाया जा चुका था जब बैरिस्टर सैफ साहब की बानी पीटीआई से डयाला जेल में मुलाकात हुई थी और वहीं पर भी इस चीज के बस एक जुमला फिर आप दो- की तरफ आज जाएंगे। भी हुई, आज एक भी जुमला सुन लें, आज भी हुई। देखें 2 दिन मुसलसल मुलाकात हुई। इमरान खान जितना मर्जी सख्त ट्वीट करें, जो मर्जी करें, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की, मैं इतने प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूं, एंगेजमेंट कभी खत्म नहीं हुई है।
किसी ना किसी शक्ल में वो कायम रही है। भाई इतनी बड़ी बात कह दी है, भावे कुछ भी नतीजा निकले, लेकिन है ऐसे ही। ख्वाहिश मौजूद है, दूसरी तरफ से खिड़की नहीं खुल रही। नहीं, दूसरी तरफ से तो बुए बारियां खुल जाती हैं। जानता कोई नहीं है। बस मसला ये है। अब आप सवाल तो ले लेना। नहीं, पहले मुझे इसके ऊपर फिक्रा जमा लीजिए। मसला ये है कि हमारे इसहार राना जैसे भाई जो है, वो सुबह से बैठ के शाम तक नाजरीन को ये बराबर कराने पे लगे रहते हैं कि इनके ममदू जो हैं अगर एक आवाज दें तो दूसरी तरफ से बगैर चप्पल पहने पार्टी भागी हुई आ जाएगी। और वो पार्टी जो है उसके नुमाइंदगान और तर्जुमान बार बार ये कह चुके हैं कि दरीचा बेनवा कोई नहीं है, अगरचे झांकता कोई नहीं है, कि इधर साडा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, ये कह दिया ये दूसरा। अब आप सवाल कीजिए। सवाल ले लूं, ठीक। आपने चूंकि नफी कर दी ना कि एंगेजमेंट वाले मामला कोई नहीं है, ठीक है ना। फिर अब आप मुझे ये बताइए कि जो बानी पीटीआई ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया, उसका मुंतखब हो जाना, हलफ भी ले लिया जाना, इसको आप पीटीआई की कितनी बड़ी सक्सेस मानेंगे? देखिए, मैं इससे मैं इनका आर्गुमेंट उधार लूंगा। अच्छा। और अगरचे कल के प्रोग्राम में वो मेरा आर्गुमेंट था और मैंने कहा था कि जो बाकी पार्टियों ने अपना यूनानिमस कैंडिडेट नहीं दिया, बुनियादी तौर पे वो जो है इस बात की निशानदेही करता है कि पीटीआई का जो है वो कैंडिडेट मुंतखब होगा और हलफ भी उठाएगा। तो वो वही बात मेरे भाई ने दीगर अल्फाज के अंदर कह दी। अगरचे उसकी बुनियाद के ऊपर पार्टियों के अंदर भी लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन हम उस पे मतलब कि हम उस पे बात करेंगे तो फिर पहले मेरी पीटीवी से नौकरी खत्म हुई है। अच्छा, एक और आप दोनों के सामने में रखने जा रही हूं। लेकिन मेरा ख्याल ये है, कल मैंने पहले दिन भी जाती तौर पे यही कहा था कि जिसका मैंडेट है उसके साथ कोई अड़फस नहीं होनी चाहिए, उसका नामजद करदा बंदा होना चाहिए, ठीक है, मुंतखब होना चाहिए। वो हो गया, डेमोक्रेसी जीत गई। ठीक है, डेमोक्रेसी जीत गई। हम भी चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से मामला आगे बढ़े, लेकिन इसमें जो मैंने बैरिस्टर सैफ वाला आंसर डाला था ना, तो वो सर इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज बैरिस्टर साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि अगर उन्हें पेरोल पर रिहाई मिली तो वो अमन के कयाम और तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अमन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, केपी वाली साइड, इस हवाले से बात करी। इस दोनों पे मुझे आप दोनों का तजिया भी चाहिए होगा। स्टार्टिंग विद यू, मुझे जरा ये भी बता दीजिए, यही वजह है कि बैरिस्टर साहब जो है वो काबीना का हिस्सा भी रहेंगे और मुमकिन तौर पर उनकी रिहाई भी एक किरदार भी अदा कर सकते हैं? देखिए, पहली बार ही पेरोल पे रिहाई के हवाले से बातचीत सामने आई। देखिए, हम जो है वो देखें कि इमरान खान साहब कौन सा ब्रांड या कौन सा सौदा बेचते अफगानिस्तान के हवाले से, ठीक है। अगर हम उनकी अब तक की बातों को फेस वैल्यू पे ले लें और ये फर्ज कर लें कि वो इन पे यू टर्न नहीं लेंगे, तो वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को जो महाजरीन हैं उन्हें वापस ना भेजा जाए और अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए। और बातचीत की 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं और तीनों, और 2 उसमें इमरान खान साहब के, एक इमरान खान साहब के दौर में हुई थी, एक उनके जेल में जाने के बाद उनके कहने के ऊपर उनके नामजद चीफ मिनिस्टर ने की, और तीसरी उसके बाद हमारे मौजूदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने की। और तीनों के अंदर जो तालिबान हैं या जो फितनतुल ख्वारिज हैं, उन्होंने एक शर्त रखी है कि ये जो आपने फाटा और पाटा और ये जो 7 इजलाह बना के शामिल किया है ना, यहाँ से आप अपनी अमलदारी वापस ले जाए, यानी कि हुकूमत वहां से अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वापस ले जाए। ये शर्त उनकी पहली शर्त है। अगर तो वो कहते हैं कि उनके साथ बातचीत करके मामला किया जाए, तो बातचीत तो फिर यहां से शुरू होती है, ठीक है। तो अगर वफाकी हुकूमत को ये वाला हल करना होगा तो यकीनन वो पेरोल के ऊपर भी आ जाएंगे। Exactly, और अगर उन्हें हल करना होगा, अगर ये वाला हल उन्हें वफाकी हुकूमत को करना होगा, हम उनकी भी तो कोई गारंटी नहीं ना दे सकते। Exactly, वो मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि अगर वाकई में सूबे में अमन लेकर आना है, मुल्क में अमन लेकर आना है, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर को खत्म करना है, तो इस सूबे के अमन के लिए, मुल्क के सुकून के लिए हुकूमत ये कदम उठा सकती है? पेरोल पर रिहाई आपको लगता है मिल सकती है? एक तो देखे, जैसे रजी ने कहा ना कि मेरे जैसे दानिश्वर सुबह से लेके शाम तक ये कहते हैं कि जी ऐसा हो रहा है। मैंने तो दानिश्वर तो नहीं कहा, मैंने कहा मेरे भाई। अच्छा, चलिए तो फिर ठीक है। लेकिन अब फिर मैं सारे अपने आर्गुमेंट ही वापस ले रहे थे। ड्रोन अटैक की भाइयों के साथ भाई कह के आपने मेरे
नहीं, मेरे भाइयों के साथ जज्बात ही argument ठंडे कर दिए, भाइयों से लड़ाई कोई नहीं होती। आर्गुमेंट होता है भाइयों के साथ। मैं वो भी वापस ले लिए। देखिए असल बात क्या है, इमरान खान इतनी स्ट्रगल के बाद किसी मौके पे भी पेरोल पे रिहाई को कबूल करेगा। यस, अच्छा, हाँ, तो ये ये तो- तजवीज़ क्या बैरिस्टर साहब की फिर अपनी खुद की I ज़ाती do है? agree. अपनी उनकी जाती ख्वाहिशों की। आई डू एग्री। इमरान खान किसी शक्ल में पेरोल पे रिहाई कबूल नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक मैं फिक्रा ऐड कर दूं, वो कोई ऐसी रहाई कबूल नहीं करेगा जिसमें रायत का अंसर शामिल हो। इमरान खान की तो स्ट्रगल ही खत्म हो गई ना। जो 2.5 साल की तपस्या थी, अगर वो पेरोल पे बाहर आ गया तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ठीक है। अदालतों में उनके 2 केस हैं। 190 मिलियन वो पाउंड वाला, जिसमें अगर एक समाअत हो प्रॉपरली तो वो बरी हो सकते हैं। दूसरा है ये जो तोशा खाना का चल रहा है, अगर उसमें रिहाई हो जाए, तोशा खाना का केस होल्ड कर लिया जाए एक जमानत के तौर पे कि अगर तुसी नहीं मने तो सजा दे देंगे, तो बात समझ आती है। ठीक है, लेकिन ये अगर ये इस तरह हो कि इमरान खान को आउट ऑफ द वे, इसमें रायत का अंसर नजर आएगा। नहीं मेरी ये सुन ले, मैं कह रहा हूँ 190 वो रायत का किसी रिहा हो अंसर के जाए साथ नहीं और है। नहीं 190 में रिहा हो जाए केस समाअत के बाद, और ये वाला तोशा खाना केस 2 की तारीखें लंबी हो जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब की आज तक नहीं लगी तोशा खाना की, जरदारी की नहीं लगी आज तक तोशा खाना की, ठीक है। यूसुफ रजा गिलानी की नहीं लगी आज तक। ऐसे हो जाए तो मैं कहता नहीं, लेकिन इमरान खान जेल में मरना पसंद कर लेगा, किसी रियायत के साथ बाहर आना पसंद नहीं करेगा। चलें, पॉइंट आपका आगे। प्रोड्यूसर साहब, आई नीड 2 more minutes प्लीज। जरा एक मिनट रसीद साहब, एक चीज मैं आपसे भी जरा डिस्कस करना चाह रही हूँ। कल ख्वाजा साद रफीक जी, साहब जी, की जी, ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वालों की सियासी जमात में कोई अहमियत नहीं, मिडिल क्लासियों को थपकी लड़ने के लिए दी जाती है, हुक्मरानी के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ कि जरा थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, आपकी समझबूझ क्या कहती है, ख्वाजा साहब ने ये बात क्यों की? मैं ये समझता हूँ, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, और मेरे भाई इसार राना साहब जो हैं शायद इसको एग्री भी करें, हर पार्टी के अंदर 2 तरह के अनासर होते हैं। एक वो होता है जो कि कारकुन होता है, सड़क के ऊपर, दोस्त अहबाब की महफिलों के ऊपर, शादी ब्याहों के ऊपर वो अपनी पार्टी का झंडा और पार्टी का बयानिया उठा के बैठा होता है और मुखालफिन से लड़ रहा होता है सोशल। और अब उसका एक बेहतरीन जो लेवल है वो सोशल मीडिया आ गया। एक वो होता है जिसके अब वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, उसकी इनकम भी हो सकती है, सफेद पोश होता है बेचारा। दूसरा होता है कि साजिशी ग्रुप, ठीक है, वो सुबह से जाके बैठ जाता है अपना बनी गाला या वो जो अजमान पार्क है उसके गेट के बाहर, और मौका मिले तो अंदर घुस जाता है, या जाती उम्रा के बाहर और साजिशें करता है। मैंने कई ऐसे लोगों को गाड़ियों की डिगी में बैठ के भी अंदर जाते हुए देखा है, या वो बिलावल हाउस के बाहर जाके बैठ जाता है। ये साजिशी ग्रुप जो होता है, और फिर इस तरह करते करते वो क़यादत के करीब पहुंच जाता है, और क़यादत का वो मुकम्मल तौर पे चापलूस और यैसर ग्रुप होता है। और जब फिर अहम, चूंकि हमारे यहाँ पार्टियों का कोई भी पार्टी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, ये जो बानी पीटीआई है उन्होंने वजीर आजम बनते ही सबसे पहले भला क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट और यूसी लेवल तक अपनी पार्टी तोड़ दी थी, और उसके बाद दोबारा कभी भी वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। हमारा हर सियासतदान जो है वो पार्टी के इंस्टीट्यूशन के ऊपर बिलीव ही नहीं करता। नतीजा ये होता है कि जब भी जमहूरियत का कोई प्रोसेस आता है, इलेक्शन आता है, कुछ आता है, नामजदगियां होती हैं, टिकट बटनी होती है, तो वो जो साजिश करके गेट के अंदर से मतलब के डिगी में बैठ के अंदर गया होता है इसार राना साहब, उसको सेनेट की टिकट मिल जाती है। और इसार राना जैसा कारकुन, मैं वैसे आप जैसा मुखलस कारकुन कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, या आप चलिए हम कहें कि मिडिल क्लास या एक मुखलस कारकुन जो होता है, चूंकि वो डिगी में बैठ के अंदर नहीं गया होता, वो फील्ड में लड़ रहा होता है, उसकी कभी बारी नहीं आती बेचारे की। कमेंट लीजिए। और ये ट्रेजेडी है, और इसी की तरफ हमारे भाई साद रफीक साहब ने इशारा किया, क्योंकि ये उनके साथ भी यही ट्रेजेडी। चलिए मुख्तसर सा कमेंट प्लीज। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बहुत देर बात करनी चाहिए और पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। कि उसकी रीजन क्या है कि हम जो तारीख राहों पे मारे जाते हैं, जिनकी कब्रों के ऊपर पैर रख के आप अपने महल बनाते हैं, जिन कारकुनों की लाशों के ऊपर चल के आप जाके अपने सर पे ताज रखते हैं, जब आपको ताज मिल जाता है तो आप उन्हें भूल जाते हैं। साद रफीक का कंट्रीब्यूशन मुस्लिम लीग नून में मैं समझता हूं मरियम से भी ज्यादा है, लेकिन क्या मिला साद रफीक को? साद रफीक की क्या वो है, वो एक गोशा नशीन हुआ हुआ इस टाइम। दूसरी बात ये, मैं इमरान खान का कोई वकील नहीं हूं, उसने तो यहां पे बकरियां चराने वाले को वजीर आला लगा दिया। बुजदार क्या था
बकरियां चराने वाला था, ठीक है, वो उसे वजीर आला लगा दिया था। माजी के अंदर हैदर वाई तक जो है इस सूबे के वजीर आला रहे, काम से आदमी थे ना, नवाज शरीफ ने लगाया था। लेकिन असल बात यह है कि मैंने सोचा था कि मुंसिफ से करूंगा, कितनी है अरसुल ने ना, मैं कह रहा हूं ना, जो बात यह है कि हमारे मिडिल क्लास ये भी जवाब देना, जब वो इस क्लास में जाते हैं तो वो एलीट क्यों हो जाते हैं? जहांगीर बदर, अब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरा हीरो था वो, उनके वालिद साहब पकौड़ों की दुकान थी उनकी, ठीक है, और उसके बाद माशाल्लाह वो उन्होंने बहुत ऊपर तक गए। ये जितने मिडिल क्लासी हैं, ये अपने देना हिसाब जरा कि मिडिल क्लासी जब तुम आ जाते हो इस रेंज में तो तुम अरबोपति कैसे हो जाते हो? हम कैसे किसी को शिकवा कर सकते हैं? ठीक है ना, या तो आप तब भी अपने पैरों पे खड़े हो ना, जैसे आए थे वैसे जाओ, फिर तो मैं आपको हीरो मानूं। आपको टिकते हुए नजर आ रहे? ये सुहेल अफरीदी साहब आपको लंबे अरसे तक टिकते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, सुहेल अफरीदी की जहां तक बात है ना, मैं आपको बताऊं, सुहेल अफरीदी इस टाइम इमरान खान की अना है, और अना वो अपनी टूटने नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन यहाँ पे एक जुमला मैं कहूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी दाद दूंगा कि उन्होंने जब्त का मुजाहरा किया, इतना बड़ा एक ऐलान किया और उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ होने दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है और इसे आइंदा भी ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिरेंगे स्टेट जी। वेलकम बैक वंस अगेन। ऐसे पाकिस्तान की मईशत के लिए इस एतबार से अच्छी खबर है कि सख्त मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान ने IMF को राम कर लिया है और $1.2 अरब के कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया जा चुका है। जो मिशन की सरबराह हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान की मौशी बहाली दुरुस्त सिमत में गामजन है, और साथ ही साथ IMF ये भी कह रहा है कि 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस है, अफराते ज़र काबू में है, ज़र मुबादले के ज़खायर में इजाफा हुआ है। रसी साहब, जितनी अच्छी अच्छी बातें IMF वालों ने बताई हैं कि वाकई ऐसा है, वरना अंदर की खबरें तो बहुत आपके पास भी हैं, बड़ी खासो खास। हाँ जी, मैं आज जब ये प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था स्टूडियो, तो अमेरिका से एक कॉल वसूल हुई एक दोस्त की, जिनके साथ एक ऐसे साहब मुकीम थे जो IMF के बोर्ड के ऊपर मौजूद बहुत अहम मुल्क के नुमाइंदा हैं, और वो उस बोर्ड की मीटिंग के अंदर शिरकत करने के लिए जा रहे थे। अच्छा। और मेरी उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू हुई अपना, और मैंने उनसे पूछा कि क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जाहिर है कि अप्रूव ही होगा $1.2 बिलियन का, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर जो एक जार्गन होता है ना, स्टेबिलिटी चाहते हैं और फाइनेंशियली हम चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, जॉब क्रिएशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ की फैसिलिटीज़ बढ़ें, और पाकिस्तान की सोसाइटी जो है एक रेगुलेटेड इकॉनमी के तौर पे आगे बढ़े। अच्छा, वो ऐसा मुल्क है जिसके पाँव में सबका पाँव होता है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो जब उन्होंने ये कहा कि हम इसको अप्रूव करने जा रहे हैं, अब हमारा प्रोग्राम चूंकि लेट हुआ है तो इसलिए हम इसे ब्रेकिंग की तौर पे नहीं दे सके, लेकिन देखिए पाकिस्तान ने मेरा और पर एक बात साबित होगी, इस प्रोग्राम के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके ताने बाने या उनके असर रसूख बड़ी अच्छी जगहों तक है। अब मालियात जो है डायरेक्ट अमेरिका तक है, और IMF के बोर्ड तक है। और लेकिन अवाम जो है वो मालियात और मईशत के बारे में कुछ सुनना नहीं चाह रही। हमारा तो शोबा ही वही है, ठीक है। इन्होंने जो अखबार के अंदर मालियात का पेज रखा होता है वो भी अंदर करके रखा होता है ताकि कोई पढ़ ना जाए कोई पढ़ ना ले। एडिटर साहब ने भी यही किया होता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो पैकेज अप्रूव हुआ है, गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान की मईशत के लिए। हुकूमत ने ये सारे जो वो जो इंडिकेटर्स हैं मईशत के वो तो बेहतर कर लिए, लेकिन इन्हें बेहतर करने के अंदर खाकसार का और इसार राना का, इन सब का, हमारे प्रोड्यूसर साहिबान का, ये हमारे कैमरामैन का, इन सब का रगड़ा निकल गया महंगाई के नतीजे में। आपको समझ ही नहीं आई, आप जो बात करें ना, आपको समझ नहीं आई राना, वो जब कह रहे थे ना कि बड़े सख्त फैसले करने होंगे, वो उन्होंने अपने लिए नहीं करने थे, आपके और मेरे लिए, वो मेरे और आपके लिए उन्होंने सख्त फैसले किए हैं। और हम देखिए, अगर पिछले साल आपका अंदाजा किस किस्म के सख्त फैसले लिए गए देखिए, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि राना साहब पिछले साल जो शर्ट खरीद सकते थे वो ये इस साल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मेरे लिए सबसे बड़ी निशानी है। राना साहब जो हैं, जो पिछले साल जितना और जिस लेवल का फल घर में ले जा सकते थे,
ये उस हालांकि इनकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट लगी हुई होगी, मैं ये तो करता हूं, लेकिन उसी सैलरी के अंदर या उस इंक्रीमेंट लगी इनकम के अंदर ये वो फल इस दफा घर नहीं ले जा सकते, इसलिए हमारा रगड़ा निकल गया। राना साहब, एक सवाल ले लीजिए। वजीर खजाना ने कहा है IMF को कि सैलाब से बड़ी तबाही के बावजूद अहदाफ की मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हैं। आपको लगता है एक तरफ हम सैलाब से नबर्द आजमा है, 3 सूबों में सैलाब ने तबाही मचा रखी है, सर हम कैसे मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को? देखिए, मेरा ख्याल है कि IMF को हमें देने चाहिए 2 अरब 40 करोड़। नहीं सर, वो 1.2 अरब डॉलर, यानी 1 अरब 20 करोड़ की बजाय डबल देने चाहिए। आधे क्यों? और राना साहब बड़े मूड में थे तो अपनी बेगम को कहते कि पलिए लोके 2 चावा तो 1 रस लाया। अच्छा। तो उसने कहा 1 रस और 2 चाय क्या? तो उसने कहा 1 रस तो चाय पूरी पी जाएगा तो दूसरी मैं पी लूंगा, तो कम से कम इतने तो देना कि हमें भी मिल जाए। सही 1 अरब 20 करोड़ तो रस नहीं खा जाते, ठीक है ना। हम तक तो फिर 1 अरब 20 करोड़ और दे ताकि हम तक भी आ जाए, ठीक है ना। उसका असर हम तक आए। वो ना, वो अगर ये पैसे आने और इल्लल्ले तलल्लो में खर्चे जाने, ठीक है ना। आपने सादगी, वो सादगी कमेटियां कहाँ गई जो वजीर आजम ने 3 साल पहले बनाई थी और कहा था कि सादगी कमेटी बनाओ ताकि हम इखराजात कम करें, काबीना का हजम कम करना है। हमने जनाबे ली अपने खर्चे पंजाब में हुए, वो पंजाब में आए हैं 2, तो वो कहाँ गए? 6 करोड़ की तो आप घास काट देते, वो घास खाने के बजाय घास कट जाती है 6 करोड़ की। आपके जो बिस्किट है एक सूबा, वो 12-12 करोड़ के बिस्किट खा जाता है। आपके वजीर आजम हाउस सदर, ऐवान सदर का जो किचन का खर्चा है वो कई करोड़ों के अंदर है। आप जनाब अली अब कहते हैं जी सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो एक बंदा बीमार हो गया, उसको आके दोस्त ने कहा कि यार ऐसा कर, तू बहुत कमजोर हो गया, तो वो ना तू देसी मुर्ग का ना क्या नाम यखनी पी। मुर्ग सामने को बैठा था, उसने कहा पाए ने मैनू भी जबा कर लेना, पैनाडोल दे के देख लो, ठीक है ना। वो पैनाडोल दो ना खर्चे कम करो। तुम तो मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान तो आप 2 घंटे के लिए आते हैं, पूरी दुनिया फिर रहे हैं आप, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का है। आप हमें कह रहे हो वो करो जनाब, मैं और क्या करूं? ये 10 साल पुराना कोट है। ये रजी की टाई जो है ना, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जब जवान थे तब भी ये वाली टाई थी। हम क्या करें? इस कौम को हम क्या दे बताओ? जान दे दें? तुम्हारे बच्चे खरबोपति, तुम्हारी जनाब महल वो चुबारे बढ़ते जाएंगे, तुम्हारे कारोबार बढ़ते जाएंगे। रजी कह रहे जी मुझे 2 इंक्रीमेंट लगी, मैंने तो 2 चैनल प्रोग्राम बंद हो गया मेरा, मेरी ये इंक्रीमेंट लगी है। हमें तो तुम बोलने भी नहीं दे रहे, और ये सख्त फैसले करेंगे। और रह गए सख्त फैसले दे लिए यार। अभी तक के सख्त फैसले बहुत ज्यादा है। मैं तो खुद ये हैरान हो रही कि जो नेक्स्ट में फैसले लिए जाएंगे वो किस हद तक सख्त होंगे और अवाम का क्या निकलेगा, अब ये तो खुदा ही जानता है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।